Good afternoon, dear. In today's physics class, the topic is circuit diagram. आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे सर्किट डायग्राम की। ये होता क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं सर्किट डायग्राम। देखिएगा, ये एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें कई सारे एप्लियंस लगे हुए होते हैं, लेकिन उनको उनकी एक्चुअल फॉर्म में ना दिखाकर हम उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका कोई इलेक्ट्रिक सेल है, तो हम उसमें उसकी एक्चुअल शेप नहीं दिखाएंगे, उसके लिए जो सिंबल आता है वही रिप्रेजेंट करेंगे। बैटरी है या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, प्लग की है, अदरवाइज स्विच क्लोज्ड है या ओपन है, जॉइंट वायर है, क्रॉसिंग वायर है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, रेसिस्टर्स है, या वेरिएबल रेजिस्टेंस रिसोर्ट है, या फिर आपका मीटर या वोल्टमीटर ETC, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हमें सर्किट डायग्राम की डेफिनेशन बतानी है कि क्या होती है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा सर्किट डायग्राम। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। सर्किट डायग्राम इज एन दैट इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, प्लग की और अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स and connecting wires are represented in symbolic form. This circuit is called circuit diagram or this diagram is called circuit diagram. तो इस प्रकार के डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? सर्किट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की, कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनकी जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या क्या होती है। तो ये आपकी जो टेबल दे रखी है, इसमें बहुत सारे आपके लिए दे रखे हैं कंपोनेंट्स। चलिए एक बार मैं आपको बताता भी रह रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए और इसको नोट भी करते रहिए। ये कंपोनेंट्स हैं आपके इधर और इधर आपके सिंबल्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास नंबर 1 पे आया है इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रिक सेल। देखिए, इलेक्ट्रिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल क्या है। आपने 2 प्लेट्स बनानी है, एक बड़ी रखनी है, एक छोटी रखनी है। जो बड़ी वाली प्लेट होगी, लार्जर होगी इन साइज, उसको हम पॉजिटिव शो करते हैं, और जो स्मॉलर इन साइज होती है उसको हम निगेटिव शो करते हैं। ये एक आपका इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 2 की बात करें, अब बैटरी। तो इसमें आपको बैटरी को शो करना है कि बैटरी क्या होती है। अब बैटरी, ठीक है, और जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ग्रुप बना देंगे, मोर देन 2 सेल्स रखेंगे। तो इससे क्या बन जाएगी, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की सिचुएशन बन जाएगी, जिसको ही क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। उसके बाद आता है स्विच। स्विच आपके 2 टाइप्स में आ जाते हैं, एक तो हो जाता है ओपन और दूसरा हो जाता है क्लोज, बंद। तो स्विच होते हैं, एक तो आपका ओपन हो सकता है, दूसरा आपका क्लोज हो सकता है। तो जो ओपन होता है उसके लिए ये सिंबल बनाएंगे हम लोग, और जो क्लोज होता है उसके लिए ये सिंबल बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, स्विच का सिंबल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पॉइंट है जॉइंट वायर। जॉइंट वायर इस प्रकार से, अगर आपके 2 वायर्स हैं और इस तरह से शेप में दे रखे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये वायर्स आपके कैसे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जॉइंट वायर। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका क्रॉसिंग वायर्स। क्रॉसिंग वायर्स में क्या होता है, इसको मैं रख कर दे रहा हूँ।
देखिए, क्रॉसिंग वायर वो वायर्स होते हैं जो आपके एक दूसरे को कट नहीं करते, टच नहीं करते या मीट नहीं करते। जैसे एक वायर ये है, दूसरा वायर इससे घुमा के आपने उठा के निकाल देना है। तो इस प्रकार के वायर्स आपके जो होते हैं वो क्रॉसिंग वायर्स होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इंपॉर्टेंट्स हैं आपके बेटा, इनको आप लोग बना लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका एक्चुअल शेप भी बना के दिखा देते हैं कहीं कहीं। तो हम लोग सिर्फ सिंबल फॉर्म को ही ध्यान में रखेंगे, यही हमारे काम का है। नेक्स्ट 8 नंबर है रेसिस्टर। 7 नंबर, आपको अगर कोई एक रेसिस्टर शो करना है, क्या होता है रेसिस्टर, अभी आएगा आगे हम आपको डिफाइन करेंगे। तो ये रेसिस्टर आप इस तरह से शो कर देंगे। वेरिएबल रेसिस्टेंस वाला अगर शो करेंगे, ये रेसिस्टेंस आर वाला है। अगर हम बात करें वेरिएबल रेसिस्टेंस और रेसिस्टर, वेरिएबल विद वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टर। वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए आपको इस तरह से एक एरो बना देना है, इसको कट करके क्रॉस करके, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अदरवाइज आप इस तरह से एक एरो से इसको लीड भी कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या करेगा, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस को या रिसोर्ट को शो करेगा। अब इसके बाद आता है अमीटर। अमीटर का वर्क तो सब बच्चे जानते ही हैं, किस काम में आता है बताइए, ये करंट को मेजर करने के काम में आता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है वायर से, पॉजिटिव नेगेटिव अमीटर के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी इस तरह से ही आता है। वोल्ट मीटर किस काम में आता है, वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज को मेजर करने के वर्क में या काम में आता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक डायग्राम से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट्स के सिंबल्स थे जो कि हम लोगों ने बनाए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको बना लीजिएगा। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग और समझते हैं कि क्या होता है। 1827 में जर्मन के एक फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने करंट में और वोल्टेज में एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, जिसको ओम्स लॉ कहा जाता है। उन्होंने बताया था कि अगर हम कोई एक ऐसा मेटेलिक वायर लें जिसमें करंट आई फ्लो करे, जिसमें करंट आई फ्लो करता है, तब उसके टर्मिनल के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सीधे सीधे उसमें फ्लो करने वाले करंट पर डिपेंड करेगा। जबकि आपकी फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, सेम है, नॉर्मल टेम्परेचर है, उसको चेंज ना किया जाए। टेम्परेचर के चेंज करने पर रेजिस्टेंस चेंज करती है, वेरी करती है, और जिसकी वजह से वोल्टेज भी वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बस इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था, जिसको क्या कहा गया, ओम्स लॉ कहा गया। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे ओम्स लॉ। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बोल रहा हूं, आप लोग कॉपी पेन उठाइए और उस पर नोट करिएगा, लिखिएगा। इन 1827 अ जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference
across its ends or terminals. अब नई लाइन से लिखिएगा, the potential difference V across the ends of the given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, while its temperature remains the same. जबकि इसका टेम्परेचर कैसा था? सेम. दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ. इसको ही क्या कहा गया? इसको ओम्स लॉ कहा गया. ठीक है, मैं जो थोड़ा सा लिखने का है वर्क वो आपको बता रहा हूं. आपको गिवन है इसमें कि जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और उसमें फ्लोइंग करंट जो है वो आपका I है. तो आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ओम या अकॉर्डिंग टू ओम्स. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. V है जो वो आपका I के प्रोपोर्शनल है, मतलब I पे डिपेंड करता है. जैसे ही हम करंट की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट की क्वांटिटी को घटाते हैं वोल्टेज कम हो जाता है, या वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ जाता है, वोल्टेज को घटाते हैं तो करंट घट जाता है. अब उन्होंने क्या किया, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, तब एक कांस्टेंट आ गया. मान लीजिए वो कांस्टेंट था R इज इक्वल टू I. B अपॉन I एक का जो रेशियो था वो एक कांस्टेंट था जिसको बोला गया R. ठीक है, वेयर R इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. R क्या था बेटा? एक कांस्टेंट था, और जिसको क्या बोला गया, ये कांस्टेंट जो था वही आपका रेसिस्टेंस ऑफ वायर कह लीजिए या फिर रेसिस्टर कह लीजिए, क्योंकि वायर में ही तो करंट फ्लो कर रहा था, तो उसमें क्या था? रेसिस्टेंस था, उसको हमने रेसिस्टर बोला, जिसकी वजह से R हमारा एक कांस्टेंट था, उसको हमने क्या बोला? हमने उसको रेसिस्टेंस बोल दिया. ठीक, तो V अपॉन I का जो रेशियो होता है वो आपका एक कांस्टेंट टर्म होती है, और उसको ही हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं किसी भी रेसिस्टर के लिए. ठीक है, अब अगर हम इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो कैसे होगा? देखिए, हम V और I में एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम x एक्सिस पर मान लीजिए V को ले लेते हैं वोल्ट्स में, x एक्सिस पर V को ले लेते हैं वोल्ट्स में, और y एक्सिस पर I को ले लेते हैं एम्पियर में. ठीक है, तो अब क्या होगा? ओरिजिन O से V और I आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है. मान लीजिए V आपका 1 था तो I भी 1 था, V 2 था या 1 था तो I 5 था, ये 2 था तो ये 10 था, ये 3 था, ये 15 था. आप इसको मिलाते जाइए, देखिए इनके पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं. तो इनके पॉइंट्स आपके, जब आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स से होकर ये लाइन पास करेगी, और ये लाइन जो होगी आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कहीं भी डेविएट नहीं हो रही है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू दे रही है. इसका मतलब B अपॉन I जो होगी एक वो कांस्टेंट वैल्यू थी, तो ग्राफिकल ग्राफ से भी वो चीज़ हमारी रिप्रेजेंट हो रही है. तो ये हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ. जब भी आप एग्जाम में इसको लिख के आएंगे तब ये डायग्राम भी आप जरूर बनाएंगे. ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है. हालांकि आपकी बुक में फिगर नंबर 12.3 पर पोटेंशियल डिफरेंस है उसको y एक्सिस पे लिया हुआ है, और जो करंट है उन्होंने x एक्सिस पे लिया है, बट हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो x एक्सिस पे ले रखा है, और जो करंट है वो y एक्सिस पे ले रखा है. उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी ले सकते हैं. ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है. अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है SI यूनिट की. वो भी आपका इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे V इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले से, तो आपको इसकी SI यूनिट की नीड होगी. SI यूनिट ऑफ R क्या है? R की SI यूनिट क्या होगी? इज इक्वल टू V अपॉन I था, तो V का था वोल्ट अपॉन I का था एम्पियर, तो ये हो गया वोल्ट पर एम्पियर. बट
इन SI सिस्टम, SI यूनिट ऑफ R, SI यूनिट ऑफ R इज इक्वल टू ओम। जो R की SI यूनिट होती है वो ओम होती है। इसका मतलब 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट पर एम्पियर। अगर आपका 1 वोल्ट पर एम्पियर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 1 ओम के इक्वल है। ठीक है, तो आप अगर कभी कभी आ जाता है डिफाइन 1 ओम को डिफाइन कीजिए, क्या करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा उसका द रेशियो ऑफ यूनिट करंट अक्रॉस अ वायर और कंडक्टर इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज यूनिटी, देन द रेसिस्टेंस विल बी 1 ओम। तब जो रेसिस्टेंस होगा वो आपका 1 ओम होगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आप टॉपिक फिनिश हो गया। अब इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेसिस्टेंस डिपेंड्स, किस किस पे डिपेंड करता है, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। उसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, वो हम लोग कल की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए।